एक युद्ध लड़ने के बाद में यहाँ पे सब लोग आज जमा हुए हैं। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की अपने अपने एरिया में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने लोगों को जमा करने के लिए, अपने प्रत्याशियों को बुलाने के लिए, उनको बिठाने के लिए मंच का बंदोबस्त किया। ऑफिस के साथ में तमाम मटीरियल लेकर के गए, लोगों को वहां से बुलाया, कोऑर्डिनेशन करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे। ऐसा 32 जनसभा का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जिसमें से 7 सभाओं में कम से कम मैं जुड़ा हुआ था और जगहों पर हम लोगों ने किया। ये तिलक नगर में किया, घाटकोपर में 2 वार्ड में किया, बलान ईस्ट में किया, थाने के अंदर हम लोगों ने 2 जनसभा किया और इधर अपना धारावी के अंदर जनसभा किया। कुछ चीजें जनसभा के द्वारा जो निकल करके आई उनके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि आयोजन बड़े सफल हुए, भीड़ भी आई। मैंने देखा कम से कम 400-500 लोगों तक की भीड़ हम लोगों ने जनसभाओं में देखी और लोग आए और आकर के उनका जो उत्साह था, उनकी जो हिम्मत थी, वो देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जनता के अंदर कितना गुस्सा है, कितना रोष है। मगर खासतौर से मैं आपको कुछ जनसभाओं के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। हमने एक जनसभा तिलक नगर में की, तिलक नगर वार्ड नंबर 39 में, तिलक नगर चेंबूर तिलक नगर में की और उस जनसभा को IPN 7 ने हमारे सामने सबके इंटरव्यू लेकर के लाइव शूट किया। सारे पूरे कार्यक्रम को लोगों ने लाइव शूट किया और उन्होंने जो ऑडियंस बैठी थी उसका इंटरव्यू भी लिया, कैंडिडेट्स को भी पूछा, हम लोगों को भी पूछा मगर उसका कुछ भी हिस्सा उन लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल में हम लोगों को कहीं पर भी देखने को मिला नहीं। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं पर मीडिया बहुत भारी दबाव में, बहुत प्रेशर में है कि इतनी पॉजिटिव न्यूज जो हम लोगों ने की उसको भी दिखाने की हिम्मत वो लोग जमा नहीं कर रहा। जिसका मतलब आप सोच सकते हो कि किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो या पुलिस हो, कोई भी हो, मगर कितना दबाव लोगों के ऊपर है। और उस सभा के अंदर मुझे मालूम है कुछ एक बहुत ही अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक नीलम संदीप राणे करते हैं, बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है, MBBS MD डॉक्टर है। मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि वो जीती है या नहीं जीती है, वहां से स्वतंत्र उम्मीदवार थी और बहुत ही मतलब आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और हम लोगों से पूरी बातचीत। आपने देखा होगा कि हमने सब प्रश्न जो है, जितने हमने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम सबके पास में मौजूद है। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी उम्मीदवार हम लोगों से भाग नहीं सकता कि मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जिसने भी कहा वो लाइव कहा है और ऑन कैमरा कहा है। और लोगों में ये भी सवाल आया कि क्या एफिडेविट की क्या सैंक्टिटी है। ऐसे सवाल विपक्ष के लोगों ने अखबार में भी उठाए, आपने पढ़ा होगा कि एफिडेविट की क्या सैंक्टिटी है, शपथ पत्र की क्या कीमत है। वो शपथ पत्र किसी स्टाफ पेपर पर नहीं लिखवाया इन लोगों ने। मैं ये कहता हूँ वो शपथ पत्र कुछ 100 रुपया नहीं, अरबों रुपए से भी कीमती है, क्योंकि वो शपथ पत्र आपने इस जनता के सामने हाथ से अपने लिख करके साइन करके दिया, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो कोई कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं है। मगर अगर आपने कल को उस एफिडेविट की बातें अगर पूछी जाएगी तो अगर कैंडिडेट में जरा भी शर्म है तो मेरे ख्याल में वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा अपने घर में बात करने। तो ये हम लोगों ने हमारे पास ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड रखी हुई है। मैं एक और इंटरेस्टिंग इवेंट्स एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एक सभा थाने के अंदर की, थाने में इंदिरा नगर में, वहां पर एक लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान जी, तो उस पार्टी के एक उम्मीदवार वहां पर खड़े थे, उनका नाम ही पासवान था। तो वो खड़े खड़े तो उन्होंने सब पब्लिक को देख करके बोला कि हम जितने युवा यहाँ पर हैं उन सबको मैं रेलवे में नौकरी दिलवाऊंगा अगर मैं जीतता हूँ। हमारे मॉडरेटर नरेश ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि ऐसा आपके पास में कौन सा करिश्मा है, ऐसी आपकी कौन सी पावर है जो आप सबको नौकरी दिलवाते हैं। मैं रामविलास पासवान जी के टाइम से तमाम रेलवे एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं और मैं किसी को भी यहाँ पर जो भी चाहेगा कि उसको मैं नौकरी दिलवाने के लिए तैयार हूँ। तो नरेश जी
बहुत अच्छा सवाल जनता से पूछा, नरेश ने युवाओं से सवाल पूछा। नरेश ने कहा क्या आप इस तरह के उम्मीदवार को वोट देंगे या आप उनके पास में इस तरह नौकरी मांगने के लिए जाएंगे? आप विश्वास करिए वहां यंगस्टर छत के ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने सबने हाथ लगा के बोला कि हमें ऐसे शॉर्टकट की नौकरी नहीं चाहिए। कितना पॉजिटिव एक वो है कि लालच जिसको बोलते हैं, लोग पैसे बांटते हैं, लोग लिकर बांटते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लालच लोग देते हैं वोट के लिए, मगर जो जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो इतने आत्मविश्वासी हो गए हैं कि वो जानते हैं कि इस तरह के लोगों को आगे ना करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि हमारे को हम लोगों से बात करने वाले कितने लोग जीते या नहीं जीते, मगर इस तरह का आत्मविश्वास लोगों में था। मैं एक अभी छोटा एक उदाहरण देकर के मैं माइक को और जो और लोग यहाँ पर आए हुए कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे वो भी बात करें इसके बारे में। मेरा एक व्यक्तिगत थिंकिंग है, विचार है, और ये है कि शायद हम लोगों की बात से, हम लोगों की सभाओं में भीड़ ने उत्साह भी दिखाया, बात भी कैंडिडेट कहीं कम आए कहीं ज्यादा आए, वो जरूर रहा, मगर मुझे ऐसा लगा कि शायद लोग ये चाहते थे कि टीम अन्ना की तरफ से या इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से हम लोगों को कुछ दिशा दें। हम लोगों ने सारी बात की, कैंडिडेट के बारे में बताया, उसका बायोडाटा कहा, उसके प्लस माइनस पॉइंट बताया, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो बताई, उसकी एसेट्स के बारे में बताया, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया, सब बताया, और इसके बाद निर्णय जनता ने छोड़ दिया कि आइए अब आपको जो ठीक लगे अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगे आप उसे वोट दीजिए। तो हमने पूरा मैदान छोड़ दिया, क्योंकि हम किसी के हमने ये स्पष्ट कहा कि हम ना किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के विरोध में हैं, हम आपको सिर्फ जनता को एजुकेट करना चाहते हैं, सिर्फ वोटिंग की जो प्रणाली है और किस प्रकार इलेक्शन होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इससे थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन पैदा हुआ और लोगों में ये लगा कि उन्होंने तो हमें किसी को वोट देने के लिए बोला ही नहीं, ऐसा एक मन में आया। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे के लिए हम लोगों का अगली स्ट्रैटेजी हमारी क्या बनेगी, इन सब बातों के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सभाओं के अंदर कई बार वातावरण जो है वो थोड़ा टेंस हो गया, क्योंकि कुछ जगहों पर उम्मीदवार अपने जो सपोर्टर्स थे उनको लाके प्लांट करके उसमें बैठा रहे हैं। वो बहुत लॉजिकल हम समझते थे इस चीज को, मगर हमारे मैं कम से कम 7 जनसभाओं के बारे में बोल सकता हूं कि किसी भी जनसभा में हमने किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या अवरोध नहीं आने दिया। हमारी सब सभाएं बहुत सफल है। हमने उनको अपने तर्कों से, हमने उनको अपनी विचारों से, अपनी एबिलिटी से उनको ऐसा कंट्रोल किया कि आप लोग यहाँ पे अगर कोई भी करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उम्मीदवार बैठा हुआ है ये उसी के राय के लोग हैं, तो कोई किसी प्रकार का अवरोध हमारी मीटिंग में मत करा देंगे, और जो हम बात कहते आए हैं वो आप सुनिए और हमें जवाब दीजिए। और मैंने विशेष रूप से जो महिला उम्मीदवार थी, मैंने देखा पहली बार शायद आई शैक्षणिक योग्यता, तो हम किसी प्रकार से पैमाना नहीं मानते कि किसी कोई भी व्यक्ति लीडर बनने के लिए या नेता बनने के लिए या आगे आने के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई बहुत एसेंशियल चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर हमने देखा कि उन्हें कुछ नेतृत्व के गुण भी उतने हमको नजर नहीं आए। ज्यादातर अपने जो स्पाउस है, पति या बच्चे, उनको आगे करके साइन करवा रही थी, उनको कहीं को फॉर्म भी भरना अपने आप नहीं आता था। ऐसी भी स्थिति हम लोगों ने देखी, तो हमने ये देखा कि क्या इलेक्ट होने के बाद में क्या जब वहां पे काउंसिल के मीटिंग्स पे जाएंगे और ब्यूरोक्रेट से डील करेंगे तो भी क्या आप इस तरह से इन लोगों को अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो इस तरह के भी उम्मीदवार हमने बहुत सारे देखे, पता नहीं चुने गए हैं या नहीं चुने गए हैं, या तो हमें नहीं मालूम, मगर ऐसे भी उम्मीदवार लोगों ने देखे। पर कुल मिला के एक्शन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग था हमारे आंदोलन के, जो लोग पहले से जाति कानून मंच के लोग ये काम पहले से करते रहे हैं, इसमें अनुभवी हैं, और इनके डायरेक्शन की वजह से, उनकी स्ट्रेटजी की वजह से हम लोगों ने इसको बहुत सफलतापूर्वक अपनी जनसभाओं को आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले चुनावों में भी और आगे आने वाले अन्य कार्यक्रमों
जनसभा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ 5 जनसभाओं में सहभागी था। एक जनसभा में यहाँ सेंटा क्रूज ईस्ट में ली थी। वहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि भीड़ बहुत थी, हॉल भर गया था, लोग खड़े थे पीछे तक। और एक उम्मीदवार ने ये बोला कि भाई मुझे कांग्रेस ने 50 लाख रुपए मांगे, इसलिए मुझे वहां से टिकट चाहिए। उसके अगले दिन हमारी जनसभा थी सेंटा क्रूज वेस्ट में। वहां पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमने पूछा, कांग्रेस में थी, आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ आपका फोटो है, लोगों ने दिखाया कि इनका फोटो ऐसा पटाया है, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप कांग्रेस में थी, आपका फोटो है सोनिया जी के साथ में, अब आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रही है? तो उन्होंने बोला कि मैं मुझे टिकट नहीं मिला, इसके लिए मैं लड़ रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आपको भी 50 लाख रुपए मांगे हैं? बोले हाँ, नॉमिनेशन रोकने के लिए मुझे दबाव डाला गया पैसों के बारे में। मैंने अमाउंट पूछा तो अमाउंट बताने से उसने इनकार कर दिया उस कैंडिडेट। बाद में उसने ये भी बोला कि नॉमिनेशन डालने के बाद भी चुपचाप बैठने के लिए मुझे पैसा ऑफर किया। और हर जगह के जैसे रवि जी बोल रहे थे कि वुमेन कैंडिडेट जो भी खड़े थे वो पपेट, किसी ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, कोई अपने बच्चों के लिए खड़े हो गए, किसी को कुछ पता नहीं है, साइन करने की उनकी योग्यता नहीं है, साइन नहीं करते हैं, पूछते हैं। तो आपने समाजवादी पार्टी की महिला से हमने पूछा कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? उनको वो भी मालूम नहीं कि भाई उनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? बोले हाँ। उनसे ये भी पूछा कि भाई मुलायम सिंह जी लोकसभा से वोट करके चले गए, लोकपाल की विषय इसमें आपका क्या कहना है? बोले हाईकमान जो करती है वो नहीं करती हो। मैंने कहा आपका क्या मानना है इसके ऊपर? बोला सही क्या है गलत? बोले मैं मैंने बोला बोलना तो पड़ेगा, जनता चाहती है, जनता से पूछा। बोले इनको बोलना चाहिए कि सब लोगों ने जोर से चिल्लाया। वहां पर उस दिन इतनी भीड़ थी तो सेंटा क्रूज वेस्ट में 3 बार रोड जैम हो गया था। बोला बना लोगों को भैया ट्रांसपोर्ट को कन्वीनियंस करो, हमारे लोगों को कन्वीनियंस करने के लिए होते हैं, कन्वीनियंस के लिए नहीं होते। फिर भी इतनी भीड़ जमा हो गई थी, पूरा रोड जैम हो गया। कम से कम 700-800 लोग वहां पे खड़े हुए थे और उतने लोग बैठे हुए थे। इतनी बड़ी जनसभा जो जनसभा की दैट वाज वेरी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड। बैनर लगाना, कैंडिडेट्स को इनवाइट करना, सबको फोन करना। 3 कैंडिडेट बड़े पार्टी के नहीं है। हमने लोगों से पूछा कि भाई इनका क्या करना चाहिए, तो लोगों में से आवाज है चुनाव में पहले नहीं है, चुनाव के बाद क्या खा खाएंगे। लोगों ने बोला, हमने किसी को कुछ नहीं बोला किसको वोट देना है, ये कैसा है कैसा है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि अगर आप हमको विकल्प नहीं देते हो तो आपको क्या अधिकार है ये सब करने का? हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि अभी आप इनमें से चुन लीजिए, एक अच्छे से अच्छा उम्मीदवार को आप चुन लीजिए। पार्टी मत देखिए इसको सत्ता देनी है या उसको सत्ता देनी है। पार्टी वाले आपसे नहीं पूछते, कैंडिडेट आपसे मिलेगा, कैंडिडेट आपका काम करेगा, तो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को आप चुनिए। तो लोग बोलने लगे कि अन्ना ने क्यों नहीं पार्टी खड़ी कर? तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या जवाब दें, ये क्या हमें सोचना पड़ेगा। हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं कुछ हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है। वो बोलते हैं राजनीतिक क्यों नहीं? सब लोग करते हैं राजनीति, देश का ड्रामा करते हैं राजनीति करके, तो आप देश सुधारने के लिए राजनीति में क्यों नहीं हो? तो ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जनसभाओं में कहीं कहीं जगह तो कैंडिडेट डर के मारे नहीं है, बोले अंदर के लोग ये ज्यादा सवाल नहीं, विशेष करके जो वुमेन कैंडिडेट फिर करते नहीं है। वहां पे जो बसवाली रोड पे समाजवादी पार्टी ने पहले कैंडिडेट का पत्र लिखवा के भेज दिया कि अन्ना जी जुटावा है, अन्ना जी के आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है, अन्ना जी के आंदोलन से मैं शिक्षण लेती हूँ, लेकिन मेरा मन होने के बावजूद मैं नहीं आ सकती। बाद में मैंने बोला भाई हमने कई जगह जनसभा की बहुत भीड़ आती है, नहीं आने वालों को वोट नहीं आने वालों को वोट नहीं मिलते, ये सुनते ही वो थोड़े से दिखला गए और आधे घंटे के बाद में कैंडिडेट लेते आए। और उस कैंडिडेट के बारे में और क्या बताओ आपको, इतनी भी उसमें सेंस नहीं है कि भाई जो लीडर आपने नहीं आने का दिया वही लीडर लोगों के सामने वापस पड़ दिया लोगों के सामने वही लीडर वापस पड़ दिया। मैं बोला ऐसे उम्मीदवारों को
देखते हैं चुनाव में तो किस पे पार्टियों पे भरोसा कर नहीं सकते। छोटी पार्टियों के उम्मीदवार ऐसे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने सब इस पे खड़े हैं। अब क्या करें? ऐसे जहाँ 5 जनसभाओं में से 2 जनसभाओं में हमारे विरोधी कैंडिडेट्स आए हैं। अमित साटम फ्रॉम जलूबाई पार्क और यहाँ से एक ही कैंडिडेट आई थी विलेपाल के बीच में पराग अलवारी करके कैंडिडेट है। वो पराग अलवारी हाँ उसकी वाइफ वो आई थी। वो 2 कैंडिडेट जीते हैं। अब हमारा एक ही काम है, इनके जो हमने एफिडेविट्स दिए हैं ये एफिडेविट उनको हर महीने दिखाना है कि भाई ये आपने लिख के दिया था, इसका क्या स्टेटस है। जनसभाएं लेते हैं वहां पे सेंटा क्रूज ईस्ट में मयंक जी ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है, 3 साल के बाद में जनसभा करेंगे, भाई लोगों से वापस वोटिंग करेंगे, आपसे काम से खुश होंगे तो लोगों को वोट देंगे, नहीं देंगे तो आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। सब लोगों ने वो भी सही कर दिया। कहीं कहीं जगह आपने ये भी किया तो साहब साइन करने के पीछे भी लगे आप हमारे डेथ वारंट भी लेके आ जाओ, साथ में साइन कर देंगे, ऐसे हल हो। उम्मीदवारों के बारे में तो ये जो 3rd ग्रेड से 3rd ग्रेड उम्मीदवार है वो इस बीएमसी के इलेक्शन में खड़े हो। उम्मीदवार बोलने के लिए भी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स व्हिच वी आर हैविंग। और इस बार 49 वो नो वोटिंग के बारे में भी थोड़ी सी जागृति आई कि भाई वोट नहीं डालना है। कई जगह पे लोगों ने फाइट किया क्योंकि इलेक्शन के जो इंचार्ज ऑफिसर्स थे उनको पता ही नहीं है उनके बारे में, दे पता होने के बावजूद पार्टियों के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है। तो अब हमें ये करना है कि अगर हम राजनीतिक विकल्प नहीं दे सकते या बता नहीं सकते कौन क्या करता है, किसको वोट देना है नहीं देना है, उससे अगर हमें वोट देना है तो हमें ये बहुत व्यापक स्तर पर इसको ले जाना पड़ेगा नो वोट। और इसकी लीगैलिटी के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए कि आधे से ज्यादा अगर वोट ऐसे आ जाते हैं या सबसे ज्यादा वोट ऊपर आ जाते हैं, नो वोट कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो इसके ऊपर भी उसकी क्या लीगैलिटी होनी चाहिए, उसको मान्यता क्या मिलनी चाहिए, इसको ज्यादा वोट आएगा तो वापस इलेक्शन होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा होना चाहिए। और ये जनसभाओं के बीच में सबसे बड़ी लर्निंग हमारे अंदर यह है कि जो हमारे जो लेवल के जो छोटे छोटे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने पहली बार माइक हाथ में लिया, ये उन्होंने पहली बार माइक हाथ में लिया, उन्होंने सीखा लोगों से कैसे बात करना है। उन्होंने जो छोटे छोटे लेवल पे हमने भी ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जनसभाओं में उनके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स कौन सी है, ये कैसे मैनेज करना है, कैंडिडेट से मिलो, कैंडिडेट को इनवाइट करो। कैंडिडेट को इनवाइट करना भी कोई आसान काम नहीं है। हम क्यों आए, हमको क्या करना है भैया, आप सवाल पूछोगे, आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले, हमसे पूछते हैं भाई आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले। चुनाव से पहले इतना होगा। एक जगह कांग्रेस के कैंडिडेट ने हमारे हनी जी को बदसलूकी से बात की और हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि वो कैंडिडेट जी बदसलूकी से ऐसे बात की, आप कौन होते हो पूछने वाले, आप कौन होते हो देश चलाने वाले, हमें जो देश चलाएंगे क्या, सीधा सवाल ऐसे पूछा, बदसलूकी से बात की। अब उन लोगों को ये बताना है कॉर्पोरेटर्स आप नगर सेवक, हम मालिक हैं, हमने इस देश का मालिक बनाया, इस देश का संविधान है। और ये बात हमने हर जनसभा में कही, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये देश के मालिक हम हैं, ये वो नौकर है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचा। हर जनसभा में एवरेज में अगर निकाले तो 300 लोग, 30 जगह पे मतलब 3000 लोगों तक ये मैसेज गया। ये 3000 लोगों ने और लोगों को भी बताया होगा, तो ये एकदम वाइड स्प्रेड हुआ। कहीं मीडिया में बहुत छोटा सा कवरेज आया है, लेकिन जो भी हो हमारा मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा एक जगह बोलने लगे कैंडिडेट के लिए आप कार्यक्रम क्या करोगे, मैंने कहा ये प्रोग्राम कैंडिडेट के लिए नहीं है, हमारा प्रोग्राम आपके लिए है। हम कैंडिडेट से मिलवाने के लिए है, वो नहीं है, उनके बारे में आप सोचिए, लेकिन हमको आपसे बात करना था इनके माध्यम से, इसके लिए हम आपके बीच में आए। तो ऐसे करके जनसभा में हुई, हर जगह बहुत ज्यादा सफलता उसको मिली। इतना ही कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। कोई शायद और साउथ में रहती है, इनका करवा में है, पर साउथ में जो अपना ऑफिस है वहाँ पे मैं जो हो सके जितना हो सके काम करती हूँ। और वो मेरा आगे का टीम है, मेरे साथ और भी 10-12 वॉलंटियर बहुत एक्टिव तरह
जो हमने किया ही था वहाँ पे सिर्फ हमने संचालन किया था। मैं चाहूँगी कि रोहन आके यहाँ पे कुछ बताए। रोहन आया है या कोई खार वार बन रहा है जिन्होंने खार में काम किया है, ऐसा कोई है? रोहन भी नहीं आया, कोई बात नहीं। वार्ड नंबर 88 जो खारका था वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे रोहन रामचंद्र शेट्टी, ये जो अपना एक्टिव वॉलंटियर है, उसने ये काम हाथ में किया था। वहाँ जाके हमने देखा कि अच्छी तरह लोग जमा थे, बहुत अच्छी जगह थी। सबसे पहले तो पूरी मंडल की जगह थी मंदिर के सामने, तो जनता जनार्दन और भगवान ये दोनों के सामने हमको उम्मीदवारों को ग्रिल करने की बड़ी संधि मिली, मौका मिला है। वहाँ पे जो उम्मीदवार आए थे उसमें थे ज्ञानेश्वर शिंदे अपक्ष, विकी शर्मा, दीपक भार्गव मनसे, जितेंद्र सावंत ये भी अपक्ष। मैंने पहले 2 नाम पढ़े वो अपक्ष, तीसरा मनसे का, चौथा भी अपक्ष, सतीश शिवाजी शिंदे बसपा और सतीश बालाकृष्ण कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे ही लोग सब आए फटाफट बोलिए जी। तो वहाँ पे लोगों का जो ये था रिस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था, और ये जितने भी कैंडिडेट आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने सवालों के जवाब दिए, और हमें जो भी समस्याएं वहाँ के लोकल लोगों से जो सवाल आए, लोगों ने बहुत अच्छे सवाल करके जो जेन्युइन थे। एरिया स्लम एरिया होने की वजह से यानी चाकी वगैरह ऐसा एरिया था, बहुत साफ सुथरा था, अच्छा था, पर उनके भी यहाँ पे SRA की प्रॉब्लम और ये सब थे, और बाकी तो बेसिक सुविधाएं की प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे। तो ये सब सवाल आए, हमने उनको पूछा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। पर उसमें से जो मेन पार्टी के लोग थे, जैसे भाजपा, शिवसेना, युति और महायुति, उनके कोई लोग आए नहीं। ये अपना पहला था। दूसरा हमने किया था 9 तारीख को धारावी का हमारा जो रिस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे भी मेन 4 कैंडिडेट खड़े थे, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सब जो बेस बनाई हुई पार्टी है जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, शिवसेना, वही लोग वहीं पे खड़े थे। और लोगों का वहाँ पे जैसे हम बात करें तो लोगों का कहना था कि ये एरिया ऐसा है, गरीब एरिया है, जहाँ पे अपक्ष को तो खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों तक पहुँचे कैसे, ये तो नहीं है उसके पास, तो वो प्रॉब्लम था। वहाँ पे तो 4 जन के लिए था, और वहाँ भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट आई। वहाँ पे बीजेपी की जो लेडी कैंडिडेट थी वो आ गई थी, और वो लेडी ने आके बहुत हिम्मत करके बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, क्योंकि सामने बहुत बड़ा माहौल था, और लोग वहाँ पे वैसे भी बहुत बेकार कंडीशन में जी रहे, तो उनके सामने सवालों का तो ढेर लगा हुआ था, और फिर भी वो लेडी ने जिस हिसाब से जवाब दिए बहुत अच्छे लगे। और लोगों में एक तरह की जागरूकता आ गई, वैसा हमें उसी जगह पे ज़्यादा लगा, क्योंकि उससे पहले ही हमने धारावी में कम से कम 8 बार हम लोग हर गली गली में घूम चुके थे, लोगों से बातचीत कर चुके थे, लोग अन्ना हमारे क्या कहना चाहते थे, और अन्ना का विचार है कि आप अपनी एरिया को किस तरह सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, एक तरह की जन जागृति, क्योंकि वहाँ की जगह तो बहुत ही देखा जाए तो इलिटरेट भी थी और बहुत बड़ी थी, तो जितना हो सके उतना हमने अन्ना को हर घर में पहुँचाने की कोशिश की थी। तो लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और स्पेशली अन्ना के लिए लोग आए, किसी भी पार्टी के लिए नहीं आए, क्योंकि इतने सालों से एक ही पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, पर उनकी जो कंडीशन 20 सालों से वैसी की वैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं था, पर लोग अपने साथ जरूर वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ गए, ऐसा हमें लगता है। तीसरा हमारे 11 तारीख को यहाँ पे अपना धारा में सर बड़ा आकर रोड पे ये जनसंसद हमने अच्छे ओपन एरिया में रखा था, एकदम रोड पे, और हर जगह से ये मोबाइल की पुलिस परमिशन नहीं दे रही, DVC परमिशन नहीं दे रही है, और ऐसे शायद हमने 3 दिन उसके लिए आटे भी मारे, पर अन्ना की टोपी जय हुई वहाँ पे, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि और भी जो समाज सेवी संस्थाएं थी जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे थे, उनको उन्होंने कभी परमिशन नहीं दिया था, पर अन्ना की टोपी देख के उन्होंने हमको परमिशन दिया। पुलिस बहुत अच्छी तरह हमारे विचारों को वहाँ पे मानती है, यानी वहाँ के जितने भी लोग मिले शासन में से, वो सभी अन्ना को बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे। हमको वहाँ पे परमिशन मिली, बहुत अच्छी जगह पे ओपन एरिया में हमारा जन्म हुआ, और बहुत अच्छी व्यवस्था की, और हमारे कार्यकर्ताओं ने लाजवाब काम किया वहाँ पे भी हम लोगों ने 4-5 कम से कम 6
बाद उस एरिया में घूम के अन्ना के बारे में लोगों से कुछ बात की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और इस तरह हमारा जन्म हुआ। और एक एरिया बीच में अपने वर्गी का, जैसे अपने अनिल शर्मा जी ने वो चाहते थे कि वर्गी में भी अपना जन्म हुआ। अनिल शर्मा जी कुछ बात करना चाहिए कोशिश की खास नहीं हो पाया लर्निंग प्रोसेस मेरे ख्याल से जगह की शिक्षा का घर का थोड़ी तो गड़बड़ हो गए, लेकिन कोई एक ही लर्निंग प्रोसेस में है तो शायद अगली बार मौका मिलेगा तो अभी पता करके काम करना चाहिए कैसे होना चाहिए। और एक्चुअली इंडिपेंडेंट आए थे तो टीका दुबई थी और एक नाम और समाजवादी पार्टी के आए थे महाराज चौधरी, जो मेजर पार्टी हमने कोई लोग आए 7:45 बजे फोन आते आ रहे हैं, मेरे को 7:45 लोग बाद में फोन आए कि अभी भी आपको भी कम लोग आएंगे, अभी रोज जंक्शन कहाँ से रखें, हमारा पैसे थोड़ी ऐसी बात है। थैंक यू वेरी मच एंड God bless you all. तो थोड़ी बातें सीरियसली बात कुछ करते हैं, काफी कुछ हो गया लास्ट हम लोग मिले प्रयास के लिए थोड़ा पूरा टोटल पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश मैं करता हूँ। वो एक अमेरिकन था, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, वो एक उसने कहावत कही थी, कभी भी धीरे से मत मारो, या तो रुक जाओ मारने के लिए, जब भी ताकत आ जाए ना तभी सिर्फ मारना चाहिए। और मैंने इस चुनाव में हमने किसी को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास मारने वाली ताकत नहीं थी, बहुत तैयारी करनी पड़ती है चुनाव के लिए। आपने देखा, मैंने पहले कहा था इतने सारे सिटीजन कैंडिडेट आए थे, उसने पूछा था हम लोग कितनी सीट जीतोगे, मैंने बोला था 0। याद है तुमको? बिल्कुल। वो संतोष भगत जितने भी लोग थे सबको मैंने बोला था आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, हमारे पास शक्ति नहीं है, अभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे पिटेंगे और इसलिए हम लोग इससे बाहर गए। मुझे लगा कि ये ठीक किया था, हमारे लोग को ट्रेनिंग नहीं थी। आज हम लोग पॉलिटिशियन को देखे नहीं थे, हम लोग अपने कमरे में बैठ के गाली देते थे, तो हमने ये सोचा जब हम जनसभाएं करें जिससे अपने जो कार्यकर्ता है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मिला जाए, इलेक्शन क्या होते हैं इसको समझा जाए, हर एरिया में किस प्रकार के लोग हैं, ये पूरा सोचा था कि इस प्रकार से थोड़ी सी जनसभा होगी। और मुझे एक बहुत खुशी है और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता था कि मैं खुद जनसभा में न जाऊं, जिससे यहाँ के जो लोग थे वो सारे ढेर हो जाएंगे। और मुझे कहने को बहुत खुशी हुई है कि जिस प्रकार से अपने लोगों ने मेहनत करके जिस प्रकार से जनसभा करी है और जितना वो सीखे हैं, ये अपना सीखना बहुत आगे काम है। हमारा मूवमेंट मुंबई में काम करना 1 साल तक नहीं हुआ है और ये हिम्मत करने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, काफी समझने की जरूरत है। और अगर हम कहीं कुछ कर लेते और अन्ना जी का नाम खराब होता तो ये सब बहुत बेकार है। हुआ क्या कि लोगों ने जो काम जो देखा, लोकसभा का जो डिसीजन जो डिबेट हुआ, राज्यसभा में हुआ, लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से काफी नफरत हो गई। इसलिए लोग सोच रहे थे, मुंबई के लोग तो इसीलिए वोट करने नहीं गए थे कि किसको वोट दें, मनसे को दे जिसने अन्ना को गाली दिया है, बाला साहब को दे जो बोला था अन्ना इस तरह का बुरा आदमी है, कांग्रेस को दे जिसने इतना धोखा दिया, और जो 49 वो था नेगेटिव वोटिंग वो तो 100 में से 1 जन को भी नहीं पता, तो किसी को पता नहीं था। सब ये बोले कि वो कौन वोट दे, अगर वो जानते कि नेगेटिव वोटिंग हो सकता था तो शायद आते। अगर पोलिंग के बैलेट के अंदर नन ऑफ द अबाउट का बटन अगर होता
तो ये 47%, 67%, 100%। तो सरकार ने उस बात को मानी नहीं है, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग संख्या में आ जाएंगे जो बोलेंगे हमको कोई भी पसंद नहीं है, तो पूरी अराजकता हो जाएगी, ऐसी सरकार करना है। लेकिन इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर लोग का चुनाव में ये कैंडिडेट हमें चाहिए, उतना ही जरूरी है। लोग कहें हमको कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहिए, उसका भी उस चुनाव के बैलेट के अंदर होना चाहिए। आप मानते हो? आना चाहिए। राइट टू रिजेक्ट बहुत जरूरी है, और राइट टू रिजेक्ट न होने के कारण मुझे लग रहा है कि बहुत कम होगी। अगर राइट टू रिजेक्ट होता तो जितने हमने देखा है ना अन्ना की मूवमेंट में 2.5 लाख हो गए थे बांद्रा से जो आपको याद है, तो समर्थन बहुत है। राइट टू रिजेक्ट होता तो हम भी कॉल देते जाके राइट टू रिजेक्ट बटन दबाइए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी बोला राइट टू रिजेक्ट का बटन दबाइए, ये वो सरकार उससे डर रही है या जो भी कारण है। तो कुछ हम मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा, और ये बात आप सबने भी सुनी होगी कि भाई आपने तो ये कह दिया इसको भी वोट मत करो, उसको भी वोट मत करो, लेकिन हम करें क्या इसका आपने किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। ये है ना, सही बात है। और ये समय भी ऐसा है कि हमने भी जानबूझ के, ये बहुत इजी था हमको कहना कि ये करो, लेकिन आज ये करने का समय नहीं था, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे, प्री मैच्योर हो जाता है। तो प्री मैच्योर बच्चा होता है तो क्या हो जाता है, 4 महीने में पैदा हो जाता है, वो 9 महीने में ही पैदा होना चाहिए, तो हट्टा कट्टा होता है। तो मेरी आप सबसे आज कुछ सवाल जवाब करेंगे। इस हमने इतनी शक्ति का प्रयोग किया, लाखों लोग आए, फिर भी सरकार ने हमको ऐसा फेंक दिया, हमारी कोई बात नहीं मानी। देश के जो जनता है, इस देश की मालिक है, ये नौकर ने वो मालिक को सुनना बंद कर दिया। तो क्या हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? अब मुझे लग रहा है अपना शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया, और शक्ति प्रदर्शन करने के पहले जबरदस्त तैयारी करना कैसे। बिना तैयारी मैं जो भी बोल रहा हूँ कि जब मारे तो ताकत से मारना चाहिए, धीरे धीरे मारना नहीं चाहिए, रुक जाना चाहिए। मेरा आपको ये सवाल है, और कल मैं अरविंद केजरीवाल को मिलने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये मुझे बहुत आपको बताते खुशी है, अन्ना जी की तबीयत एकदम ठीक होगी। उनकी बीपी का कुछ मामला था, वो भी कल से ठीक हो गया है। वो बैंगलोर से आज शाम को रायगढ़ सिटी पहुंच भी जाएंगे, और कल मैं अरविंद केजरीवाल को पुणे में मिलने भी जा रहा हूँ। और उनसे ये बात नहीं रखना चाहूंगा कि अब तो समय आ गया है कि हमको अभी डायरेक्शन होना चाहिए, और बिना डायरेक्शन का लास्ट 3-4 महीने से दूर, अब डायरेक्शन होना चाहिए। क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ये आज हम लोग बात करें। तो 2 चीज जो मैंने प्लान की है, मुझे आपको बताना है। 20 तारीख यानी सोमवार को एक मीटिंग रखी है, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के 4-5 लोग रहेंगे, बाबा रामदेव के 4-5 लोग रहेंगे, श्री रविशंकर के 4-5 लोग रहेंगे, गांधीयन सर्वोदय मूवमेंट से 3-4 लोग रहेंगे, कुछ मुसलमान नेता हैं, कुछ दलित नेता हैं। ये सब की मीटिंग 3:30 बजे हमने ऑफिस में रखी है। ये न्योता नहीं है, क्योंकि वहाँ सब लोग हो जाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। इसलिए सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्सपांड करें, लोगों की शक्ति को बढ़ाए, हॉरिजॉन्टल किया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करें। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ 3-4 चीज और बताना चाहता हूँ कि मूवमेंट जो होती है, हमारा क्या आंदोलन है, मूवमेंट है। मूवमेंट में कभी हार जीत नहीं, इसमें सिर्फ उतार चढ़ाव होता है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो 1917 में उन्होंने चंपारण में पहला मूवमेंट शुरू किया, और हमें आजादी मिली 1947 में। 30 साल तक आंदोलन चला तो उनको आजादी मिली, और उस सत्ता से आजादी मिली जिसके बाद एक देश का भाग लाने के लिए।
अभी के जो लोग हैं उनके पास तो देश में नहीं है, तो अपनी लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है और इसमें इस प्रकार के उतार चढ़ाव करते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि हम बैठते हैं अंधेरी में बहुत नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग अपने मुद्दे के लिए आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो लड़ने के लिए अपने लिए लड़ने वाले हैं। कुछ लोग आते हैं कि हम अपने आप को समर्थन करते हैं देश के लिए। ये सत्य लड़ते हैं। सच्चा सैनिक वो है जो देश के लिए लड़े, अपने मुद्दे के लिए। मेरे को लैंडलॉर्ड ने ये बोला, मेरे को उसने ये बोला, मेरे को पुलिस ने नहीं सुना, तो अपनी लड़ाई तो खुद लड़ सकते हैं, हम कहीं मदद कर सकते हैं। लेकिन देश के लिए लड़ने वाले बहुत लोग हुए नहीं जुड़ रहे। थोड़ा सा हम लोग भी डायरेक्शन लेस हुए थे, एक बार डायरेक्शन पकड़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इसमें और जुड़ रहे। तो सबसे पहले 20 तारीख को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे जितने ग्रुप से उनको लेकर मुंबई की टीम बनाए। अब तो ये लोग जो चुनाव में खड़े थे इंडिपेंडेंट सिटीजन कैंडिडेट में से शायद 227 करके ग्रुप था जिसमें 65 लोग थे, लोक सत्ता से 15 लोग थे, मुंबई नागरिक सत्ता से 7 लोग थे और मुंबई नागरिक मंच से 3 थे। तो करीब 80 कैंडिडेट लड़ा, कोई भी जीते नहीं। लेकिन ये 80 कैंडिडेट ने जो लड़ाई की ना, उसमें जो जितना सीखे तो शायद 10 साल की पोथी में नहीं सीखे। तो नेक्स्ट 4 तारीख को संडे को हम ये सब लोगों को बुलाएंगे। आप सबको भी 4 तारीख संडे को यहाँ पे या तो खाग लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मीटिंग करके, मेरा ये सुझाव है कि हम 2017 के लिए तैयारी शुरू करें। अभी तक हम ये समझते हैं 2017 हर जगह पे ऐसी मजबूत नागरिक समिति बनाए और हर नागरिक समिति में एक पोलिंग बूथ के ऊपर अपनी टीम बनाए जो चुना हुआ होना चाहिए। आज उसको भले आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर 1100 लोगों के बीच में एक अपना प्रतिनिधि चुना हुआ हो और फिर चुनाव लड़े या नहीं लड़े वो तो बहुत बात की बात है, उसको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वार्ड का जो अपना प्रतिनिधि होंगे, ये एरिया सभा चुन के लाएंगे कि आप पूरी चीज को समझ गए या फिर समझाऊंगा। एक बार समझाने की कोशिश करता हूं और इसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर अपना पूरा प्लानिंग होगा। हमारे यहाँ 227 कैंडिडेट थे, 65 थे थाने में, मीरा माइंडर में भी है, कल्याण डोंबिवली में भी है, वसई विरार में भी है। कुल मिला के 400 साढ़े 400 कैंडिडेट हैं। तो एक कैंडिडेट जो होता है जो 35 से 40 हजार उनके अंडर वोटर होते हैं। एक चुनाव क्षेत्र जो कॉर्पोरेटर का, नगर सेवक का चुनाव क्षेत्र है, इसमें 35 से 40 हजार वोटर और 1100 वोटर के करीब का एक पोलिंग बूथ होता है। तो आपके भी पोलिंग बूथ होगा, तो 1100 के एक पोलिंग बूथ होता है। तो एक कॉर्पोरेटर के वहां पे कितने हो जाते हैं? 35 से 40 पोलिंग बूथ होता है। इस पोलिंग बूथ को मैं एरिया सभा कहता हूँ या मोहल्ला सभा कहता हूँ। तो 35 मोहल्ला सभा रहती है, एक में 1100 वोटर रहते हैं। तो 1100 वोटर रहते हैं, 1500-1600 लोग होंगे, क्योंकि बच्चे रहते हैं, कितने नाम नहीं रहते हैं। तो हमें अभी ये शुरू करना है कि हर मोहल्ला सभा या एरिया सभा के अंदर अपना एक प्रतिनिधि 100% होता है। तो एक नागरिक समिति जो बनती है उसमें 35 से 40 कम से कम लोग होने चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोशिश अभी ये करें कि नेक्स्ट कुछ समय में ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेंगे, सब ग्रुप्स को साथ में
एक वर्टिकल करेंगे, दिल्ली से जो कम्युनिकेशन आता है उसको कैसे नीचे तक पहुंचाया जाए, और एक नीचे जाके हम एरिया सभा की और नागरिक समिति का सिस्टम सेट करें। पंकज भाई इसको एक वो चार्ट बना के आप इसका एक चार्ट बना देते हैं। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 227 कॉर्पोरेटर, एक के बीच में 35 से 40 मोहल्ला सभा। तो अगर हमारी मोहल्ला सभा मजबूत होगी तो नेक्स्ट चुनाव में हम जो तय करेंगे वो होगा। आज के दिन में अपनी बार कोई भी नागरिक समिति की नहीं बनी नहीं, कैंडिडेट्स खड़े थे जिसके पास कुछ भी नहीं था। और ये जो कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं ये मेरा विरोध, ये जो कैंडिडेट है ये अपने गले में हाथ पहन के कहते हैं मैं कैंडिडेट में सेवा करूंगा। ये कौन सा लोकशाही है? आप कहां के कैंडिडेट हैं? किसने आपको चुना है? लोगों ने आपको कैंडिडेट बनाया क्या? आपने अपने गले में हाथ रख के बोल दिया मैं कैंडिडेट हूं, मुझे चुनाव करो और मैं चुनने के बाद काम करूंगा। मेरा सवाल ये पहले काम करो फिर चुनाव को करो। ये तो पूरा उल्टा हो गया है। बोले मेरे को चुन के लाओ फिर काम करो। क्या गारंटी आप काम करोगे? आप पहले 5 साल काम करो, फिर अपनी जो मोहल्ला सभा वाले लोग हैं वो लोग फिर चुनाव करेंगे कि कौन कैंडिडेट बनना चाहिए। ये सही है ना? एक जगह पे 10, 15, 20 अच्छे लोग होंगे, उसमें से खड़े रहो 10 जन कि हमको कैंडिडेट बनने का है, सिटीजन कैंडिडेट बनने का। फिर एरिया सभा वाला चुनेंगे ये 10 में से तुम कैंडिडेट बनो, फिर वो जाके चुनाव लड़ेगा तो ये सिटीजन का कैंडिडेट होगा। ये कौन सा सिटीजन का कैंडिडेट है? जो अपने आप तय करेगा मैं कैंडिडेट हूं, इससे तो पार्टी बनी है कि वो पार्टी कमांड तय करती है। ये तो पार्टी कमांड की खुद ही तय करता है कि मैं कैंडिडेट हूं। तो ये लोकशाही नहीं है। हम इस लोकशाही में विश्वास नहीं कर रहे। लोकशाही नीचे से ऊपर आनी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो मेरा आपको सवाल है, क्या आपको लगता है इस प्रकार हम आगे चल सकते हैं? तो कोई कैंडिडेट नहीं है। कौन सा कैंडिडेट किस लिए लड़ना है? आप लोगों का समर्थन लाओ, लोगों पे काम करो 5 साल, वहां तक लोगों तक जाओ, फिर आप खड़े रहोगे तो आपको जीतने की कुछ उम्मीद है, बाकी कोई जीतने की उम्मीद नहीं। तो कल मैं अरविंद केजरीवाल से भी यही बात करूंगा कि क्या करना चाहिए। पूरा देश हमारे सामने देख रहा है। और ये देखिए मुंबई में क्या हुआ कि हमने सबने देखा देश को कैसा कांग्रेस ने धोखा दिया है। तो जिसने भी वोट करना है उसमें कांग्रेस का वोट काफी कम दिया। लोग बोलते हैं का मूवमेंट का कोई असर नहीं है, अरे कांग्रेस हार गया वही सबसे बड़ा अंतर है। बीच में क्या हुआ था ये जरा सा इंटरेस्टिंग बात है कि जिला परिषद के चुनाव हुए थे 5-6 महीने पहले, यहाँ पे कांग्रेस और एनसीपी बहुत जीती थी। सब बोल रहे थे जनता ने इतना किया फिर भी कांग्रेस एनसीपी जीत गई। हमारे एक मित्र है नागपुर के अजय संघी, उसने टीम बनाई स्टडी करते हुए कि कांग्रेस एनसीपी क्यों जीती। वो बहुत सारे गांव में गए और गांव में पता किया कि आपने यहाँ पे कांग्रेस और एनसीपी को वोट क्यों दिया। बोले साहब हमारा जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस जीते एनसीपी जीते शिवसेना जीते या बीजेपी, हमको जो ज्यादा पैसा देता है उसको हम वोट देते हैं। तो 6,000 रुपए पर वोट के हिसाब से एनसीपी कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जो सबसे समझने वाली बात यह है, उन्होंने ये कहा कि अगर अन्ना ने कॉल दिया होता है इनको हराने के लिए, हम कोई कांग्रेस एनसीपी को वोट नहीं देते और पैसे नहीं देते। अगर मुंबई में अन्ना ने वोट कॉल दिया होता कांग्रेस को हरा होता तो मुझे लग रहा उनके बहुत बुरे।
लेकिन हमने ये टाइम कॉल नहीं दिया है क्योंकि हमारी शक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई। अब क्या हुआ था, अपना एक बार सोचते हैं क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है, मूवमेंट कैसे हुई। बाबा रामदेव 3-4 साल से भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत लड़ा और लोगों में यह हो गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। तो अन्ना जी का मूवमेंट सक्सेस होने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है। इस चीज को हमको मानना चाहिए। बाबा रामदेव ने 4 साल से जो किया और उसके बाद और भी कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए हमारे में जो गुस्सा पैदा किया। एक राजा साहब है, एक कलमाड़ी जी है, अमरगंज जेल का जो मामला बाहर निकला, टूजी का जो मामला बाहर निकला, चिदम्बरम साहब है। अरे ठीक है, हम सबको रिस्पेक्ट करें, इसको जी बोलते बोलते जेल में भेजेंगे। तो ये सब जो हुआ तो ऐसा माहौल बन गया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। और तब ये जो एक सिर्फ उंगली नहीं के सोल्यूशन लेके हम आए जानते होता। हम ये नहीं बता रहे थे कि ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, ये बंद करो, वो करो। हम तो सोल्यूशन लेके आए क्या जब लोग का सब कुछ। उसके चलते लोगों का इतना ज्यादा भीड़ हुई, इतना ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और जो लोग इकट्ठे हुए उसको हम ठीक से मान नहीं सके, उसको हम ठीक से गाइडेंस नहीं दे पाए। सामने का पक्ष इतना मजबूत है, उन्होंने बहुत गलत गलत बातें कही, लोगों को बहुत भ्रमित किया। तो मैं आपको कह रहा था कि गांधी जी का आंदोलन 1917 से 1947 30 साल तक, उनके एक मूवमेंट और दूसरे मूवमेंट के बीच में 8 साल 10 साल का गैप है और हमने तो 1 साल में 9 महीने में 3 मूवमेंट कर दिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी समय ये आया। 1921 में गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अब आंदोलन का समय नहीं है, अब समय है हम लोगों तक जाएं और 1 करोड़ लोगों को ऐसा तैयार करें जो ब्रिटिश के सामने लड़ सके। मेरा भी यही कहना है, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं, लेकिन एक अपनी सोच ये होनी चाहिए हम किस प्रकार अपनी शक्ति को और किस प्रकार अपनी एक मूवमेंट ऐसी हो जाए जिसमें हजारों लोग थक जाते हैं। कभी अपना राइट है, आप लोग रो जाओ तो नहीं आ सकते। शनिवार को भी देखिए कुछ लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते। या उसका मतलब ये कि इतने हैं हमारे समर्थक, लाखों समर्थक हैं। तो हमें अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बस्ती बस्ती तक, गांव तक जाकर उसके ऊपर बहुत सारा विचार चल रहा है। थोड़ा सा अन्ना जी और अरविंद चले गए थे, ठीक होने थे, तो उसमें थोड़ा समय का गैप आ गया, लेकिन अभी अन्ना जी भी आ गए, अरविंद भी आ गए। कल मैं अरविंद को मिल भी रहा हूँ और इसका पूरा प्लान करेंगे कि कैसे हम गांव तक चले, कैसे लोगों को मजबूत बनाए। और मुंबई में पर्सनली आपको ये कहना है कि हर पूरी बूथ तक अपने को जाने दीजिए। अब संगठन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को करने के लिए एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तैयार हो, ये लोग को भ्रमित रहते तो कि अन्ना का मूवमेंट खत्म हो गया, ये खत्म हुआ, मीडिया को बता देते वो अन्ना का मूवमेंट नहीं है। आप और मैं जानते हैं ये मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया। इतना प्रभाव आते रहेंगे, उससे अपने को बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। हम अपना जो ध्येय पकड़ के बैठे हैं और ये ध्येय में मैं आज आपको पूछता हूं कि क्या हम 2017 के म्युनिसिपल चुनाव में के लिए वर्किंग शुरू कर सकते हैं। और मेरा आपको ये भी है कि जो अपने से अलग हुए हैं, जिसने अपना चुनावी प्रक्रिया शुरू की है, उन सबको अपने साथ लें, ठीक है? आवाज नहीं देना चाहिए। तो 2017 के म्युनिसिपल चुनाव के लिए
हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन अपनी मोहल्ला सभा, एरिया सभा को मजबूत करके अपने हर नागरिक समिति को मजबूत करने का समय भी आज से लेकर 1 साल तक अपना इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि फिर एक कॉल के ऊपर अपने खूब लोग आ सके, आंदोलन कर सके। तो इसमें सबकी मैं यह समझू, जहां तक 2014 का सवाल है, ये एक नेशनल कैंपेन है, जनरल इलेक्शन है। तो जनरल इलेक्शंस का मैं डिसीजन नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपनी बात जो रखना चाहता हूं वो आज रखता हूं आपके सामने। कल अरविंद से मैं बात करूंगा, उनका हाँ होता है ना होता है ये भी मैं आपसे बात करूंगा। मेरा ये सोच है कि हम 2014 की तैयारी करें चुनाव करें, और हम ये कॉल दे, अंदाजी ये कॉल दे कि हम एक ही बार चुनाव करेंगे। 2014 में आप हमको जिताइए, हम आके ये 15 बिल पास करेंगे, जन लोकपाल, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, नगर राज, पंचायती राज में जो कमी है, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, ये 15 बिल पास करेंगे। और ये बिल पास करने के बाद दूसरी बार हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको राज सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो आपको बोल रहे हैं आप बिल पास करिए, आप नहीं करते हो तो हम लोगों को बोल के हम एक बार आके सारे बिल पास करके 5 साल राज कैसे करने का ये दिखा के फिर हम चलते हैं। ये कैसा लगता है? हमको राज सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमने आपको बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लाखों को कहीं भी जाइए आप वोटिंग करते तो 85% अंदाज इतना फेवर में हम मालिक है, 85% आप बोलते हैं, फिर भी आप नहीं सुनते हो। तो मेरा ये सजेशन है और कल ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये बात मैं आज के सामने रखना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में आज नहीं जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सा बिल होना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, मीडिया को यूज करना चाहिए, यूथ को इंक्रीज करना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। कैसे उनका न्यूज लेटर होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में भी बात करते हैं। लेकिन एक मोटी स्ट्रेटेजी में मेरा ये सोच था, मुझे पता है पीयूष भाई मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इसको और डिस्कस करेंगे। ये कोई लास्ट विचार नहीं है, इसके ऊपर और सोचो। ठीक है, ये भी सोचेंगे, यानी बहुत कुछ सोचेंगे। मैं तो खाली एक बात रखना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका विचार है, हम सुनेंगे, अभी सबके विचार सुनेंगे, यानी मैं अकेला भी नहीं बोलने वाला, मैंने बोलना पूरा कर दिया। लेकिन मेरा जो सोच ये है, अगर हमारी 50-60 की सीट आती है और कोलिशन पॉलिटिक्स होगा तो हम कहेंगे हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, आगे सारे बिल पास। हमको बिल के सिवा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ग्रीन पीस पार्टी थी कनाडा में, उसका एक अपना एजेंडा ही बहुत जबरदस्त था देश के बदलाव का। पहले चुनाव में उनको 14% वोट मिले, अब उसको 2% की वोट नहीं मिलते, लेकिन उसकी जो सोच है वो बाकी की पार्टी को लेकर देश को उतना सुधार दिया। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं सत्ता में आना, हमको इंटरेस्ट है कि हमारे एजेंडा को। तो ये मैं अपनी सोच रखी है, ये पॉसिबल होता है कि नहीं ये एक दूसरी बात है, ये करना चाहिए कि नहीं ये तीसरी बात है। इसमें क्या क्या कठिनाई है वो कैसे करें, उसमें कैसे हम लोग आगे जाएं। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत सोच है, ये इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट का सोच नहीं है। मैं वापिस रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ, आपके साथ, तो मैं आपके सामने सिर्फ ये व्यक्त करता हूँ। आप जो सब लोग आज तय करेंगे वो बात कल मैं अरविंद केजरीवाल को कहूँगा, तो मैंने सोचा वो कहूँगा ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज जब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। आज हमारे पास 85% है, अगर ये लोग बेकार से जन लोकपाल के लिए आएंगे, हम और 2 आंदोलन करेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, तब लोगों का अपने में विश्वास उठ जाएगा कि ये अंदर की ठीक भी कुछ नहीं करेगा।
फिर हम बोलेंगे कि हम और कुछ करना चाहते हैं तो शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इस सिर्फ मैं आपको और कोई टॉपिक पे जाऊंगा तो मैं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी राय रखेंगे। मुझे माफ करिए अगर आप आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे मैं वापस इसी टॉपिक पे जाऊंगा। यही मुद्दा मैं वापस इस मुद्दे को रख रहा हूँ कि जैसा ये सिचुएशन हो रहा है कि इस देश के मालिक 85 to 90% चाहते हैं कि कुछ बिल पास हो और सरकार या पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं चाहती, तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ सोचना चाहता हूं। बताइए। ऐसा लोगों का सेंस है, मैं लोगों की बैठता हूँ अपने करीब लोगों का एक ही सोच है कि क्योंकि ये जो हम लोकपाल कानून ला रहे हैं या फिर नए नए कानून ला रहे हैं वो सब लोग इलाकों को चाहे वो विधानसभा है या लोकसभा है, तो वो अपने कानून लाने से इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम यानी एक बार इलेक्शन करें, आज कोई जरूरत करेंगे तो 5 लोगों का ऐसा करेंगे और एक बार अच्छे से संविधान तो मैंने जो कहा वो चीज तो ठीक है, एक अलग कुछ सोच है। अरे पिछले साल दिल्ली में ईमानदारों में था फरवरी के 4 दिन के और अमित शाह के वहाँ क्या हुआ मेरी भी सोच उसके बाद में चली तो इस तरह कि हम और आप इतने गरीब हैं और इतने बेकार हैं, इतने कमजोर हैं कि इन लोगों के साथ करोड़ों रुपया हम खरीद नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। एक चुनाव लड़ना मेरी हमारे 70 में करोड़ रुपया कम से कम हो, फिर भी वो हाथ नहीं कहते कोई संभावना नहीं, कोई गारंटी नहीं। 10 लोग में से 9 लोग तो हारने वाले हैं, एक ही जीत पाएगा। जो सब में ज़्यादा खर्च करेंगे, जो सब में ज़्यादा काम करेंगे, कुछ लोग पहचान नहीं, लेकिन लोग पहचान सिर्फ लोग पहचान होने की वजह से भी जित कराने की कोई संभावना नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल में एक बात मेरे विचार आया कि हम साफ साफ बोले कि भाई हमारे पास एक ही पार्टी है और वो है ईमानदार पार्टी। पार्टी का नाम भी ईमानदार रखे, जो भी उस बैनर नीचे आए बोले कि अब साफ साफ मुझे मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं प्रचार करने वाला नहीं हूँ और हमारा दूसरी ताकत नहीं कि लोग ये पा सकते, लेकिन हम एक ही बात कर सकते हैं जो हम ईमानदार से काम करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। आप सेवा की हम रह रहेंगे। हो सकता है कि ये 85% जो हम बता रहे हैं वो भी हमें से वो कोई पैसा नहीं है, पैसा देकर वोट डालते हैं, वो डाल है, लेकिन अगर से उनमें जागृति हम लाएं सबसे को पकड़े, मैं समझता हूँ बगैर पैसे के भी हम जीतकर जरूर आएंगे, जरूर आ सकते हैं। इसमें कोई मतलब शंका की कोई बात नहीं है। आपकी समर्थन करते हैं कि इस बात पे सोच सकते हैं। वो डिटेल्स की बात होगी, एक स्ट्रेटेजी में क्या हम इस मार्ग पे चल सकते हैं, चलने के बाद क्या क्या करते हैं वो तो बहुत कुछ हम लोग करेंगे। वो अभी टॉपिक अभी क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए चुनाव की तरफ लड़ने के लिए। हाँ तो संगठन बनाएंगे, वो पॉइंट के ऊपर आएंगे। देखिए एक मिनट मैं आपको ये कहता हूँ, अगर ये हमारी सोच हो जाए तो हमें उस
करना, मीडिया को संभालना, यूथ को, लेडीज को करना साथ में, ये सारे मुद्दे तो आएंगे ही आएंगे। तो ये मुद्दे को अभी तो मेन पॉइंट है कि क्या हमें 2014 के लिए इस प्रकार का सोच कर सकते हैं कैसे, बस नहीं, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर बात करते हैं, तो प्रॉब्लम की बात करेंगे। सिर्फ ये मुद्दा जो मैंने रखा था, आप कोई इसमें ये कहना चाहता है कि नहीं हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए चुनाव में, और क्यों नहीं खड़ा रहना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं चुनाव की राजनीति के विरुद्ध में हूँ। बीएमसी के इलेक्शन के टाइम ही मैंने देख लिया है, बीएमसी के इलेक्शन में कितना भी करने के बाद भी जहाँ पैसा बांटा जाता है वही लोग जीतते हैं। इससे बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनी पहले की स्ट्रेटेजी थी जो हिसाब में हमने किया। कांग्रेस का विरोध किया जाए, उनके प्रेशर डाला जाए कि इफ यू डोंट सपोर्ट द लोकपाल बिल, इफ यू डोंट पास द लोकपाल बिल, यू आर गोइंग टू बी रूटेड आउट। आसान तरीका है। मैं एक कौन रूट होगा, कौन नहीं, वो छोटी है। मुझे लग रहा है आपने एक अच्छा काउंटर पॉइंट रखा है, यानी दो मुद्दे, दो इश्यूज हो गए। एक तो हम खुद खड़े रहे, दूसरा कि हम किसको हराने का कॉल, ये बोल रहे हैं। दो ऑप्शन हो गए, बहुत अच्छे। हराने की कॉल दे, फर्स्ट क्वेश्चन कॉल में प्लीज पूछते हैं कि किसको वोट दो। सब लोग अगर ये धक्का कर रहे हैं तो यू आर जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग विद नो एक्शन। ये सवाल हम सवाल करते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं ना वो भी वैसे ही सवाल है। ठीक है, हाँ मैं छोटी सी बात है, 60 साल हो गए लोकल नहीं है। आज हमारे प्रेसिडेंट में से कम से कम लोकल इंट्रोड्यूस होगा, इस स्पेस में वो अलग बात है। आज हम नहीं करते प्रेसिडेंट तो लोकल नहीं आता। आईटी एक्टिविस्ट की तरह काम करना ज्यादा बेहतर है। ठीक, ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ सर, जो जांच चालू हुआ है, जो आईटी का भी हुआ है, जांच कर रहे हैं, हम लोगों को बावजूद तुम्हारी मेहनत के बावजूद हुआ है। और आगे हम क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी जितने हैं, ये भ्रष्टाचारी क्या करेंगे, हमारे जल जंगल जमीन हमारी इत्यादि जो हमको मिल रहा है केंद्र सरकार से, सब ये अपने प्रोग्राम में नीलाम कर रहे हैं, पूरे यहाँ पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बताइए, बदलिया नाच नाचे, अपने बीबी का कोई पार्टी वाला साथ में या बीबी किस पार्टी में आगे ये लोग इस तरह से देश देंगे। तो हम सर यही कहेंगे, भदोही जिला से हैं, उत्तर प्रदेश से, हम चाहते हैं पहले बात फिर हाथ उसके बाद बात। इसे 27 से 47 उम्मीदवारों को ही खड़ा किया। अच्छा, इतने लोगों को खड़ा किया तो एक चुन किया है। ऐसे अभी से अगर एक नाटक जैसे आ गए, एक पहले फैक्चुअली करना, जो आया था वो महेश नार्वेकर है कोलाबा से, वो उसका जो भाई राहुल नार्वेकर जो है शिवसेना का, उसका रिबेल कैंडिडेट है, वो सिटीजन करके आया था और 227 से उसका कोई देता है, वो शिवसेना का रिबेल कैंडिडेट है। लेकिन अभी मिडिल क्लास को खरीदा नहीं जा सकता। अभी से अगर तुम्हें हम लोग काम करना चालू कर देंगे, अभी से हम लोग मुक्ति कर देंगे कि हमारा उम्मीदवार है, और अभी से वो काम करके पॉपुलर हो गए। अन्ना जी के सब आज भी हजारों आदमी के जिसमें अन्ना जी की ज्वाला चालू है और वो लोग भले वोटिंग करने को नहीं आए। क्वेश्चन ये मेरा है, अभी से रहना है, अभी से खड़ा करो, अभी से अच्छा उम्मीदवार। लास्ट में जो हमारे बाहर के आदमी को लाते नहीं खड़ा करने गए, जिसने अभी से अन्ना का साथ दिया उनको खड़ा करो और अभी से उसको प्रचार करो, तो हम लोग श्योर एंड श्योर जीत जाएंगे। इतना भी भले थोड़ा तो भी आएगा। ठीक है, इस आपका पॉइंट है कि जो आप मैंने जो कहा था उससे आप समझ रहे हैं। आप समझ लो, ठीक है। ठीक है, वो बात नहीं ठीक है, आपका हो गया। एक मिनट, आप बोलिए। वार्ड नंबर 49 और 50 की जनता ने कहा, मैं नहीं जा रहा। वार्ड नंबर 49 और 50 की जनता ने कहा, 50 में केंद्रीय मंत्री का भांजा पैसे की
अब लूट वैसा लगाया गया था और जो भी कांग्रेस का बेस्ट कारपोरेटर सिलेक्ट किया गया था उसको भी वहां 50 की जनता ने हराया है, जिसके के ऊपर सोनिया और राहुल का भी बड़ा रहस्य था, उसको 50 की जनता ने हराया है। 49 की जनता मेरा सवाल के ऊपर बताइए कि अंदर की टीम को क्या आगे का कदम चुनाव की तरफ जाना चाहिए या किसको हराने के लिए सोचना चाहिए या और कोई तीसरा मार्ग है, ये तो ये हमें लगता है कि चुनाव में जाने से कभी गांधी जी ने जो कहा था इस बात का डर है कि कहीं हम दूसरे परिणाम चले जाएंगे और चुनाव में जाने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार उस पर विचार कर लेना चाहिए। बिल्कुल विचार की शुरू की है, कोई गलती नहीं कर रहा है, विचार करने के लिए मैं अभी फिलहाल चुनाव पर में खुद जाने के पक्ष में नहीं और 49 की जनता ने भी कहा है, वार्ड नंबर 49 पहली बार मैंने मुस्लिमों को देखा है सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए मुस्लिमों ने शिवसेना के जीतने पर जश्न मनाया है। पता नहीं कि दिल्ली में बैठी सरकार देख रही है, पता नहीं कि देख रही है कि नहीं, उनको दिखाई पड़ना चाहिए। हम इतनी उम्र में पहली बार मुसलमानों को देखा है शिवसेना के जीतने पर, क्या बोलिए कांग्रेस के हाथने पर धूमधाम से जश्न मनाया है। ठीक, आपका पॉइंट आप एकदम सिंपल है। मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हो ये पार्लियामेंट नहीं हो रहा है, तो बात करना तभी वही चीज तो है, चाहे आप चुनाव उसको हराओ या लाख मार भगाओ या कैसे भगाओ, डायरेक्शन से हटा या आंदोलन में हटा ही नहीं हो, ठीक है, आज वही करा रहे नहीं चलेगा। ठीक है, पब्लिक से क्या करेगा, ये भी एक विचार आ रहा है कि हम एक्टिविज्म को न छोड़े और हम इलेक्ट्रल में न जाए, ये विचार है और बहुत अच्छा विचार है, तो निर्णय नहीं करते। ठीक, अभी हम सब ने एग्जाम्पल देखा है कि जो आनंद शुरू हुआ था, जब जीत गए तो भूल गया, तो लोग के बन के बैठ गए, नेता बन जाएंगे, अभी जो विजिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, लोग तभी लगेगा कि सब ऐसे ही सही। देखिए इमरजेंसी के टाइम लालू प्रसाद मेरा हीरो था, एक बार वो सिस्टम में गया कैसा बन गया, तो वो सब मैं मानता हूँ। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि यार इतना करने के बाद भी नहीं कर रहे, क्या कर सकते, ये खाली सोच है। मैं एक भी आर्ग्यूमेंट करके वो सारी मैं एग्री करता हूँ। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि हम लोग घराने में हर घर में जाके, हर गली कुची में जाके, हर झोपड़े में जाके लोगों से मिले, बहुत बार गए, गटर नहीं देखा, गंदगी नहीं देखा, लोग भी प्यार से मिले अन्ना को देख के। हमने जाके किया वहाँ पे, मैंने बोला कि हमने जनमत जब किया तो लोग बहुत बड़े पैमाने में थे और हमने यही आह्वान किया पहले दिन से ही कि आप इस जो गटर में, यहाँ जो गंदगी में आप सड़ रहे हो। नहीं सुनिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर है ना, अन्ना फैक्टर नहीं चला गया, तो आपने किसी ने बताया यहाँ पे कि मिडिल क्लास लोग पैसा लेते नहीं है, तो उनको अगर गरीब लोग अगर पैसा भी लेते हैं तो भी वो सोचते भी है। उसका एक उदाहरण धारावी में हुआ है, 20 साल से कांग्रेस की वहाँ पे सत्ता थी, कांग्रेस वाले पैसा दे दे के आज तक जीत के आए, पर आज इस बार जो हमने वहाँ पे काम किया, मुझे तो ऐसा पक्का लगता है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है, उसने अभी मुझे बताया, वहाँ पे इस बार कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार आपको पैसा देता है, नोट देता है ले लो, बाटली देता है ले लो, चिकन देता है खा लो, पर आपको इसी गंदगी में और अगले 20 साल पड़ता है कि ये सोचो। लोगों ने सोचा और उन्होंने कांग्रेस को हराया। अभी मेरे यहाँ 2 मुद्दे उठ के आ रहे हैं।
100 हमें चुनाव लड़के तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। वन टाइम करके खाली चेंजेस करके हम वापस निकल जाए, या तो एक्टिविस्ट करके उनको प्रेशर करके उनको हरा के उनको डराए। कौन सा बोलते आप क्या सिलेक्ट करें? उनको बोला है, मैं उनको नहीं, मैं तो पहले तो ये नहीं विश्वास करती हूँ कि अगर हम लोगों के सामने उतर के काम करेंगे तो लोग हमारे पे विश्वास जरूर रखेंगे, और जो हमारी सोच है वो अन्ना वाली सोच है, तो हम मुझे पक्का विश्वास है जो भी हमारे अन्ना ऊपर जाएंगे वो गलत काम नहीं करेंगे। Can we capture Delhi by number game? That is my question. हाँ कैसे वादा देते हैं क्या तीसरा विकल्प आपका और नरेश मैं बोलता हूँ, मैं तीनों विकल्प पे रखता हूँ सबके सामने। हाँ मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा, फिर मैं बोलता हूँ। हमने पूरा देश उमड़ पड़ा, प्रधानमंत्री तक ने वादा कर दिया, जो हो सकता है उन्होंने सब करके देखा, सब करने के बावजूद आज उन्होंने एक नाम का एक वहाँ पर जोगपाल लगा है। तो मुझे लगता है कि जब तक जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, अगर हमारे घर में कोई सेवा के नौकर है, अगर उसको भाजी बनानी आती है, सब्जी बनानी नहीं आती है, हम एक बार उसको सिखा दें कि सब्जी कैसे बनती है, तो अगली बार से बराबर सब्जी बनेगी। तो मुझे लगता है कि हम वहाँ पर एक राजकारणी के हिसाब से ना जा करके बल्कि एक मॉडल तैयार करने के लिए एक बार जाएंगे, तो मुझे लगता है पूरा देश हमारे साथ मिलेगा। बहुत सारा सिनिसिज्म है, लोग बोलते हैं बहुत करते हैं, ये हार गए वो हार गए। अभी जो इंडिपेंडेंट हारे उसका मेन कारण अगर हम उसका विश्लेषण करें, उसका ये है कि उन्होंने जैसे हसमुख जी ने कहा था एंड टाइम पर वो बोले कि मैं आपका कैंडिडेट हूँ, जैसे माइक जी ने समझाया, ऐसे कोई किसी को मानता नहीं है। हमारे पास अभी भी 2 साल का समय है, 2 साल बहुत होता है। 1 साल में हम अगर धारावी में जाकर के धारावी जहाँ पर 40 साल लोगों ने सोचा नहीं और उन्होंने जो था उनके हिसाब से किया, आज वहाँ के लोगों की मानसिकता बदल गई है। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ 2 महीने काम किए, 2 महीने काम करके इतना परिवर्तन हो सकता है, तो सोचिए 2 साल करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप दोनों की बात मैं लेता हूँ। एक जरा वापस में 3 विकल्प आ जाएंगे। एक विकल्प भाई साहब ने कहा कि हम लोग इतना प्रेशर बनाए सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम अपनी बात को माने, वो कैसे बनाया जाए, कैसे वो चीजें। दूसरा ये है कि हम एक पार्टी को प्रेशराइज करेंगे, हम आपको हराएंगे और हरा के दिखाएंगे इस आदमी की। उसमें प्रो और कॉन दोनों के मैं बोलता हूँ। पहले का मैं कहता हूँ, अगर हम इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करते हैं, इतना प्रेशर करते हैं कि उनको अपनी बात माननी पड़े, मुझे लगता है कि जो आंदोलन हुआ था इससे बड़ा आंदोलन हम कर पाएंगे। हाँ होने को सब कुछ हो सकता है, एक अपना अंदाज है, बड़ा नॉलेज है। थियरिटिकली तो 120 करोड़ लोग वहीं पहुंचे, ये भी होता है, लेकिन वो थियरिटिकली प्रैक्टिकली जो हुआ, जिस प्रकार का आंदोलन हुआ था, मैं तो अकेले से आपको अगर 3 साल उसको बात करके चलेंगे तो हो सकता है। मैं एनालिसिस दे रहा हूँ जो अपना रामलीला में हुआ था, जिस प्रकार का डेरा टूटे और अन्ना जी जेल में गया, वो तो पूरी चीज हुई। उसके बाद वापस समय लगेगा पूरा बिल्डअप करके वहीं पे लेके, तो वैसा आंदोलन करें। और इतना आंदोलन करने के बाद प्रधानमंत्री और पूरा पार्लियामेंट ने हमको अग्री किया और फिर धोखा दे दिया। इस प्रकार का क्या हम वापस एक बार कर सकते हैं और वापस उससे प्रेशर कर सकते हैं और वो अच्छा लोकपाल बिल पास कर सकते हैं, दूसरे कानून कर सकते हैं, ये एक सोच हो सकती है।
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कुछ पार्टी को कर सकते हैं, जैसे हमने हिसाब में कांग्रेस को कर दिया और हिसाब में हमने करके दिखाया, हमको आगे दिखाया, लेकिन जैसा हिसाब वो पूरा देश की जनता बढ़ गई। क्या हुआ ये मैं बोल रहा हूँ, बढ़ गई बोले ये सारे बीजेपी आ रहे, जो मुसलमान दलित अपने साथ जो आ रहे थे वो भी आगे था। और अगर हमें टारगेट करना है तो हम तो कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में उनको तो लागू वाला है, वो नहीं ला पाए तो उसको क्या, और कहीं पे जाकर समझ लीजिए गुजरात में जाके हम बीजेपी को टारगेट करेंगे, वो क्यों नहीं लोग कहीं पे जाके कर्नाटक में करेंगे, वो कोई लोग वो शुरू हो गया कर्नाटक में लोग का मूवमेंट एकदम इंडिया के। तो हमारे मन में तो कोई बात नहीं है, हम तो कोई प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी नहीं है, तो जो लोकपाल के बीच में बात नहीं खड़ा है, तो वो एक दूसरा मार्ग है, उसको और अच्छे से डिफाइन करें, लोगों तक जाए, विश्वास दिलाए कि हम कोई एंटी कांग्रेस नहीं है या हम तो एंटी जो भी लोकपाल के विरुद्ध है उनके एंटी है। तो ये दूसरा मार्ग हो सकता है, मैं उसका नेगेटिव पूरा नहीं बोला, मुझे ये भी एक अच्छा मार्ग है। और तीसरा मार्ग ये हो सकता है कि हम ये तय करेंगे 2 साल सब काम धंधा छोड़ के लोग 85% अपने साथ, क्या हम इसको इतना बिल्ड कर सकते हैं और ये प्रॉमिस लेके कि हम एक ही बार चुनाव में आएंगे और ये ही पास करेंगे और कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप्स को साथ नहीं देंगे। जैसे 1975 में जनता पार्टी जब बनी तो उन्होंने क्या किया था, वही पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनको सबको साथ लिया था। और हम जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इसमें 543 टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आंदोलनकारी हैं, एक से एक अच्छे, और लोग नहीं, वो कोई गंदा तय नहीं करेगा कौन कैंडिडेट बनेगा, वहाँ की जो एरिया सभा होगी, मोहल्ला सभा, वो तय करेगा कैंडिडेट। और जैसे कैंडिडेट बन जाए वो सबसे पहले अपना राजीनामा दे देगा और लिख के देगा कि जीवन में मैं इसके बाद दूसरा चुनाव में नहीं करूंगा। मैनिफेस्टो में भी लिखा जाएगा कि ये 15 हम लोग के पास न हम राज्य सरकार का चुनाव लड़ेंगे न कॉर्पोरेशन का चुनाव, ये वंस इन आवर लाइफ टाइम ये हम लड़ेंगे और ये बिल पास करने के लिए लड़ेंगे। इसमें नेगेटिव से बोलो, नेगेटिव ये हो जाएगा, पॉजिटिव में ये कह रहा हूं अगर अन्ना ने ये कॉल दिया तो पूरा देश इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, पूरा देश इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे जो राजकारणी है हमारे अगेंस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर तो पूरा राजकारण की गलती गेम शुरू हो जाएगी। और अगर हम जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 साल में अंदर डिस्प्यूट, झगड़े, प्रॉब्लम ये सब हो जाए और हमारे ऊपर जिसका विश्वास है वो लोग बोलेंगे ये लोग भी वैसे ही। देश का जो विश्वास है अन्ना टीम के ऊपर वो भी टूट सकते हैं, यानी मैं दोनों तरफ की बात बोल रहा हूँ। मैं बोल नहीं सकता, पहले अपने सजेशन हो गए सर, कुछ एकदम चौथा कोई सजेशन हो तो बोलिए, तो फिर इसी को कुछ तो कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। तो हम उसका भी एक और एक हो सकता है कि हम कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट करें या बाबा रामदेव के ग्रुप को सपोर्ट करें, वो भी एक ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से मुझे ये लग रहा है कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग जाने तो खुद को भरना पड़ता है। और किसको किया, उसने अपने को चीट किया, इसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो पॉजिटिव तो बोले जाएगा, नेगेटिव तो हमारे ऊपर नहीं जाएगा। तो करना है तो फिर कूद पड़ते हैं और नहीं करना है तो रुक जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि करना ही है। तो ये आज मेरे ख्याल से ये 4 विकल्प आज यहाँ पे आए हैं। तो मैटर ऑफ डिटेल है, जैसे कहा कि ये बड़ा पूरा है कि आप सिविल सोसाइटी में भी रहोगे, इलेक्ट्रल में भी रहोगे, तो कोई आपके सिविल सोसाइटी में कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप तो एक डबल फेस हो, एक बार इधर बॉयफ्रेंड बनते हो उधर फिर चोरी भी करते हैं, तो दोनों चीज
कोई आदमी वॉचमैन नहीं बन सकता, वॉचमैन भी अलग से ही रखना पड़ता। तो ये विकल्प का थोड़ा सा आज, और ये एंड नहीं है ये डिस्कशन का, आज हम लोग तय करें तो वो फाइनल ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने सोचे और सबको रिस्पेक्ट करेंगे और उसका डिबेट करेंगे नेक्स्ट कुछ महीने में। इसलिए मैं भी कुछ पॉइंट रखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव चारों पॉइंट। तो एक बिल्कुल कोर कमेटी का एक ही आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, हम तो सिर्फ सुपरवाइज करेंगे और उसका सबका राजीनामा कोर कमेटी का तो वो ऑर्डर में तो हम अपनी जीत को एक एक पैसे का ब्यौरा देंगे, हिसाब देंगे, कैसे पार्टी चल सकती है उसका हम एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे। जो आपने पहले किया था कि वोटिंग टर्नआउट में भी वो होपलेस हो चुके हैं, तो अभी जो अगेंस्ट जा रहे हैं आपके से, उनको भी वो जो है कि एक बार पावर आ जाए तो वो आदमी हो जाता है, मतलब वो अपना कुछ करता है। तो जो देखिए आपने जो बोला कि 5 साल से एक ही बार लीड करेंगे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक वी शुड डू दैट एंड प्रॉब्ली अपने आप हमने ये कॉन्फिडेंस अभी नहीं है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। प्रॉब्ली 5 अप्रैल के टाइम पे भी हमें भी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा होगा कि विल बी एबल टू कंट्रोल। So probably to give that confidence on a smaller scale, you should try now, experiment a smaller election and probably go ahead. कोई 2014 का इलेक्शन मेरा रोड का है, मेरा रोड का है, मेरा रोड का कर सकता मुझे लगता है इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। बोल दीजिए। सब लोग सोच रहे थे हमारे लोग आगे हो जाएंगे क्या प्रॉब्लम से हम लोग जनरल वाले विश्वास करेंगे, अगर आपका आगे कुछ होगा हम पहले उनके पकड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि अगर हम उनका जो पॉइंट है बहुत अच्छा है कि अगर हम जीत के आगे तुरंत जनता पर और अच्छे कानून करेंगे, अगर अपने में कोई भ्रम होगा तो तुरंत जल जाएगा। तो वो एक मिनट मैडम का पहले कैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, सब लोग अन्ना जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा तब तक समर्थन नहीं मिलेगा लोगों का, तो इलेक्शन के लिए थोड़ा कभी डाउटफुल है। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जन लोकपाल पे। सभी लोग वही बोलते हैं कि जन लोकपाल, हाँ इतना हुआ फिर भी जन लोकपाल तो नहीं आया, इतना हुआ लेकिन जन लोकपाल यानी रिस्पेक्ट बहुत है लेकिन समर्थन देने में झिझकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 2-3 दिन के बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी जो पार्लियामेंट सेशन होगी तो लोकपाल बिल आएगा लेकिन वो बहुत पुअर बिल आएगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारे जो सीबीआई का और भीतर जो अपने मुद्दे आए हैं तो ये सरकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट होने वाली थी उसके आगे के दिन पे सलमान खुर्शीद ने अरविंद केजरीवाल को कह दिया था तुम्हारे से जो हो सके वो करो, हम तो यही वाला बिल है। उन्होंने यही कह दिया तुम्हारे पास 85% लोग हैं तो है, हमारी जो मर्जी है वो हिसाब से करेंगे। ये जो दादागिरी वाली जो बात है इसका आप कैसे काउंटर करेंगे, ये इससे ये सवाल आ रहा है से काफी लोग अभी यूपीए में भी बाकी है ना, तो वैसे भी कांग्रेस डाउन ही होने वाली है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी अपने को बिल्स वगैरह लाना है वो कानून की तरफ से ही पास होता है और अपनी पॉलिटिकल विंग होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर से कुछ भी करें ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, वो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो अपने को संसद में विधानसभा में जाना ही चाहिए। लेकिन इसमें और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगी, अगर हम लोग बहुत जल्दबाजी से जा रहे हैं और अपना कोई कैंडिडेट हार गया और हम नहीं जा पाए तो वापस हम लोग को 0 से चालू करना पड़ेगा। तो जो भी स्टेप लेंगे वो सोच समझ के लेना कुछ महीने तक तो अपने को हर पहलू देखने पड़ेंगे, जो भी डिसीजन दे रहे हैं सारे नेगेटिव को पहले देखना चाहिए, पॉजिटिव को देखने के पहले, क्योंकि हम लोग सिर्फ लोकपाल सोच रहे हैं, आगे भी काफी कानून बनाने हैं, वो उधर जाके ही कर सकते, बाहर से कुछ नहीं होने वाला। और मैं क्या कह रहा हूँ कि एक जो सोच हमेशा रहती है, स्टेटस को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसा है
ऐसा है वैसा देश तो देखिए स्टेटस को इज अनएक्सेप्टेबल। इस देश को बदलना ही है, और अगर बदलना है बाहर से कितना बदल सकते हैं, अंदर से कितना बदल, ये क्वेश्चन है। जैसे आप आज पार्टी फॉर्म करके कानून को पास कर, जब दूसरी पार्टी आए वो कानून को खारिज नहीं कर सकती, तो हम ये भी आसान पार्टी आंदोलन का एक पॉइंट बता दी, इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं, अगर हमारे पास पावर हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तुम थोड़ा मेजोरिटी के लोग अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, तो उसकी कोशिश किस प्रकार से करें? हाँ जी, Sir, this is 2012. We are talking about 2014. Okay, fine. What is our immediate strategy for the Lokpal bill which is going to come in the next parliament? वो कहेंगे very important. अभी जो तो सबको मालूम है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। आज तो हमारे को वो लोग ने मीडिया में देखकर ब्लैकआउट कर दिया है, तो हम लोग खुद तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, अगर पॉलिटिक्स का भाग है, अभी भी एक्टिविटी का रिजल्ट है। आज भी चैनल पे कोई डिबेट होती है तो आईएससी का कोई ना कोई आता ही है, अपनी इज्जत तो कमा ली है। वहाँ का इलेक्शन आ रहा है, इज्जत गई, सब कुछ गया, फिर एक्टिविटी का भी सीरियस नहीं लेगा। मुझे ये बताओ कि अगर भारत की जनता, और हमने हर रेफरेंडम में देखा है कि 80-85% अपने को सपोर्ट करती है, तो क्या लगता है कि हम भारत में एकदम जीरो हो जाएगा? कोई भरोसा नहीं है, लोग किस तरफ जाते हैं आप दूसरी जाति को कोई भरोसा नहीं है। आज यूपी में फिर बीएसपी के आने के चांसेस है, करंट होने के बावजूद एसपीआई के बाद सबसे बड़ी इनका ये जो कॉमन डर है ये है कि जो सरकार बनती है और अपने लोग सारे भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? इसका किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर हम अच्छा स्ट्रॉन्ग कानून तुरंत बना दे आगे, तो फिर वही लोग जेल में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि लास्ट के 30 लेके फिर इसको एक कंक्लूड करते हैं, तो ये अपना डिसीजन अगर आप एक ही बात बता दो, सारी बात छोड़ो, उनको बोलो तुम सीबीआई हो, इतना हिंदू वाला हम कहता है रोके वाले बात इतनी बातें आपने गलत सीबीआई कमिट हो गई ना, आप जैसे बात करना वैसे पॉलिटिशियन सब ये कैसे रहेंगे? आप दे नॉट कम एक बार को बोलो इन्होंने नॉट छोड़ के तुम्हारे सलमान खुर्शीद ने केजरीवाल को ये कहा था कि हम आपकी एक भी बात नहीं मानते। छोड़ो, देखते एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ सबके सामने। पहले तो दो चीज जो ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, वो ये कि ज्यादा सब लोग ये कह रहे हैं हार गए तो ये होगा, हार गए तो होगा। मैं जब भी रिक्शा में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में ट्रैवल करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, नॉट एज आईएसी बल्कि कॉमन मैन, जानने के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 99% ऑफ टाइम सब लोग यही बोलते हैं कि अन्ना जी अपना कब खुद करने वाले, अन्ना जी का क्या पैसे आने वाले, अन्ना जी का और क्या हो रहा है। पीपल वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं। और आज इतनी ज्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है कि अगर हम एक ऑप्शन दे, देखिए क्या होता है, हम नेगेटिव जब कहते हैं ना इसको हराओ, तो 4 जो ऑप्शन है वो लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये कितने वैलिड है, इनमें से जिताए तो किसको, भी तो वैसे ही है। जब तक हम एक पॉजिटिव ऑप्शन देंगे नहीं, तब तक आगे आने वाली बात नहीं होगी। तो हमें पॉजिटिविटी के ऊपर सोचना होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि अगर हम इसमें ऐसा करें, देखिए सब लोग को इसमें उतरने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम में से जो लोग इसको आगे स्पीयर हेड कर रहे हैं, हम लोग एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट रहेंगे और एक्टिविस्ट ही हैं। हमारा वजूद ही एक्टिविज्म से ही है, एक्टिविज्म हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग को आगे जाकर के जो सही आगे कुछ कर सकते हैं उनको जाना जरूरी है, क्योंकि हम जो बार बार बोल रहे हैं ये दिल का मांग करेंगे वो करेंगे, हम ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि चोरों से हम ये बोल रहे हैं कि आप रखवाली करो, वो चोर हैं, वो खुद होकर के अपने आप नहीं कर रहे। तो हमें अच्छे लोगों को देखना जरूरी है। आप बोल दिया कि उनको 2-3 जने नहीं बोला उसका। मेरा ये ओपिनियन है कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस है उन्होंने उनके टेन्योर में क्या क्या गलत किया है, इसका अगर हम रिकॉर्ड बना के वो अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के सामने ला सके, वो सब तो करते रहेगा। अभी वो जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो अपना आंगनबाड़ी का जो अपना कैंपेन शुरू हुआ, उसके बाद में जैसा हर प्रचार के लोग जो अपने हर कैंडिडेट अपना या हर पार्टी के लोग अपना अपना प्रचार दे रहे थे कि भाई हम ये करेंगे, जो सरासर पूरा झूठ दे रहे थे। हमारा तो पूरा सच है 100%, लेकिन लोगों में जो माहौल है वो ऐसा रहता है कि जब भी रामलीला मैदान का जो आंदोलन था वो बहुत सक्रिय था, सब में था, जो कार्यकर्ता जो इंडिया के करप्शन का था उसकी तरफ भी बहुत निराश है। लेकिन बाद में लोगों को ऐसा लगने लगा कि अभी क्या है, पूरा स्मूथ हो गया, खत्म हो गया, ये चीज बहुत बड़ी हो रही है। मेरे हिसाब से स्लोली भी अपना एक मूवमेंट चल रही थी, उसको बीच में जरा भी गैप नहीं है बंद करने का कोई डिस्कशन। हाँ, इसी को आगे जोड़ते हुए देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्कस कि हमारी मूवमेंट अभी भी सक्रिय है। इसके लिए आप पहले भी सजेशन हो चुका है कि वी हैव आवर ओन चैनल, आई थिंक सबकी तैयारी चल रही है ये। और दूसरा है कि वी शुड हैव अ पॉलिटिकल लीड, बिकॉज आई फॉर द पॉलिटिक्स। आप बोलिए। आगे बढ़ते हैं वो हम करते हैं, डर की वजह से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात मॉडल में आगे करते हैं, तो अपने तैयार निर्भर करना हमें ही अपने चुनाव में क्या करना चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी। जब यदि हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे नेटवर्क का अच्छा सामान है। बस अभी इसको स्टॉप करते चलेगा, पूरी रात नहीं क्या बोल चलेगा। सर मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोग को आईसी का नाम ओपन ना करके, आगे ना करके कि हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, एक सेकंड पार्टी को लाके आगे उसको खाली एक रखे। तो अगर आईसी जो इसमें जो जुड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। अब लास्ट कुछ चीजें बोलेंगे फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। बिल्कुल, चलिए अभी मैं 3-4 जो है इसके ऊपर हाथ ऊपर करके हम लोग देखते हैं इस प्रकार। और ये आज अगर एक मुद्दे के ऊपर ज्यादा जन ने हाथ ऊपर किया तो ये नहीं है तो वो हो गया, ये सिर्फ चर्चा हो गई और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, क्योंकि देश का भावी इस चर्चा के ऊपर आधारित है। एक तो ये था कि हम जैसे आंदोलन कर रहे थे अभी सिर्फ वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे। अब हो गया समझ बताइए। लोकसभा में 525 सीट, 542, इसमें से 271 सीट, 272 सीट होनी चाहिए आपको लोकसभा में बहुमत के लिए। और अभी तक गांव में अन्ना हजारे का कोई भी मूवमेंट इतना सक्रिय नहीं हुआ है कि वो आपको लोकसभा का सीट दे सके। गांव में अभी तक ऐसा पॉइंट है, हम बता रहे हैं आपको, उसको पहले सुन लीजिए। तो गांव में इतना सक्रिय मूवमेंट नहीं हुआ है कि आपको लोकसभा का सीट दे देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, पहुंचते लोकसभा में हम पहुंच भी गए तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हुआ।
आप लोकसभा में बिल पास करा लेंगे, राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा, तो तुरंत पहुंचते ही हम कोई भी बिल नहीं बना सकते। अगर हम वहाँ जाएंगे तो बिल नहीं पास होगा। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पास होगा। इस हिसाब से, हमारे हिसाब से 214 में हम लोकसभा का चुनाव लड़े, ऐसा हमें बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा मुद्दा है। और अगर 214 का लोकसभा हम हार गए तो आगे का मूवमेंट चलाने में फिर से जीरो से हमें फिर शुरुआत करनी है। खत्म हो जाएगा। अभी तक जो हम 100% चल रहे हैं वो हम आ जाएंगे जीरो पर। तो इसलिए अगर लोकसभा सीट हमें, माने लोकसभा में हमें अपना वर्चस्व लाना है, राजनीति में हमें आना ही होगा। ऐसा भी हम नहीं कहते कि राजनीति के बिना हम कोई भी बिल पास करेंगे। लोकसभा में हमें अपने कैंडिडेट को लाना ही है, तो वहाँ लोकसभा में हमें अपना प्रेजेंटी दिखाना है, तो कि गिने चुने लोकसभा सीट पर ही अपने कैंडिडेट को जिताना चाहिए और वहाँ लोकसभा में जाकर के वो हमारे मूवमेंट को और आगे ले जाएं और फिर उस कैंडिडेट के द्वारा, उस सांसद के द्वारा हमारे जितने भी देश में जितने भी मूवमेंट हैं, हमें सब जगह प्रचार करना चाहिए कि हमारे कैंडिडेट गए हैं, तो ये जो है क्रिश्चियन पुटअप किए हैं, इन्होंने ये काम किया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 2014 के बाद 2019 में हम अपना पूरा लोकसभा में अपने कैंडिडेट ला सकते हैं। ठीक है, आपने वो राज्यसभा वाला बहुत अच्छा बोला। अभी आ जाते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, इतना सोचते हो, इतना अच्छा है। तो एक मुद्दा ये था कि जैसे आंदोलन चल रहा है वैसे ही करें, आंदोलन को बढ़ाया जाए, नीचे तक जाया जाए, नेटवर्क बढ़ाया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, जितने लोग साथ में नहीं जुड़े हैं, विरोध वाले हैं, बस्ती वाले हैं, वो सबको साथ में जोड़े हैं और जैसा आंदोलन चल रहा है उसी प्रकार से चलाए, इसमें कोई भी दिशा में फर्क न करे। इसके लिए कितने जन राजी हैं? नहीं, इसमें मैं पहले तीनों मुद्दे रखता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चला है। दूसरा है कि हम कुछ पार्टी के अगेंस्ट वोट करने को करें और तीसरा है कि हम खुद इसमें कूद जाएं। तो ये तीनों के ऊपर हमको आज थोड़ा सा लोगों की राय समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ये जैसा आंदोलन चलता है वैसे ही चलता है। हिंदी में तीनों में नहीं, कोई भी चीज जैसा आंदोलन चलता है इसमें कितने लोग हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठीक है। ओके ओके, अच्छा, अगर आप ये सोचे कि हम स्टांस ले लें कि जो जन लोकपाल में पास नहीं करेगा तो उसको हम कॉल देके हटाने के लिए, जैसे हमने हिसाब में दिया था, उसमें भी कितने लोग आते हैं? दोनों में नहीं कर सकते, दोनों मत करिए, दोनों में से एक करिए, दोनों में से कर सकते, दो अलग अलग स्टांस है, दोनों में से ओके। ठीक है, 8 और 17, 25 भी हो गए, दोनों राइट लिए, और तीसरा जो ऑप्शन है कि टीम अन्ना 2014 में वन टाइम इलेक्शन में दिया है, वन टाइम ठीक है, ओके।
इलेक्शन में लड़ना मुझे लग रहा है कि आज का जो मीटिंग में जो बात होती है उसमें ज्यादा कि हम कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं तो लोकसभा का हो रहा है तो मेरे ख्याल से तो बात आज बहुत अच्छी बातें हुई और दोनों तीनों विकल्प बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यही विकल्प हम सामने रखेंगे, हम कल तीनों विकल्प रखेंगे। देश भर में इसकी चर्चा हो जाती है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि फाइनल जो भी होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जिस चीज में तय करेंगे उसके हिसाब से। एक और विकल्प जो पहला विकल्प था कि हम एजुकेशन को ऐसे चलाएं, इसमें कांग्रेस के जो नेशनल लेवल पर करेंगे, तीनों में करेंगे। अभी अगर हम देखते हैं तो बाबा रामदेव अपना अलग चला रहे हैं, हम अपना अलग चला रहे हैं, इसकी वजह से पॉलिटिशियंस को बहुत फायदा होगा। योगेश, हम तो यही कहते हैं तीनों मुद्दे में सबको साथ देना, साथ देने से डायरेक्ट तीनों जगह पावरफुल करेंगे, जो भी मुद्दा रखेंगे। गाँव में जहाँ मैं मेरी गाँव से वहाँ पे अन्ना को सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वोट लाके जब आप जाओ तो ये भावना में हम नहीं आए कि भाई पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो हमें ग्राउंड वर्क पहले बहुत करना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हो सकता है, 2014 तक हम वेट करें, इसके बाद में हम अपना अगर हम ये कॉल दें और एक मैं कोशिश सुझाव कर रहा हूँ, हम ये कहें पार्टियों को कि आप ये वाले बिल पास करें, नहीं तो हमको मजबूरन चुनाव में आना पड़ेगा, तो उनके पास चांस है कि वो शायद वो पास कर दें। ठीक है, चलिए आज बहुत अच्छा नेक्स्ट लोकसभा सेशन का जो उन्होंने कहा वो मैं फाइनल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि बता देंगे। पहले तो ये सोचा था कि हम पार्लियामेंट का घेराव करते हैं, क्योंकि ये टाइम जो बिल पास होगा बहुत बेकार बिल होगा। पूरे देश भर से लोग बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, कार जो भी लेके सारे दिल्ली पहुंचे और पूरा पार्लियामेंट का घेराव करके पूरा स्टेट से 10-15 लाख आदमी खड़ा करके उधर डर पैदा करने का है, नहीं वो करते हैं पकड़ के बात करना है। ओके और खुद सर्वन करना है, हम लोग गलती किए जेल में डालो, खुद बोल रहा हूँ मनमोहन सिंह से सब गलती लोग बोलना मांगते हम लोग गलती किया जेल में डालो, ऐसा सिक्योरिटी लाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तो हाँ सब स्टेट से 10 लाख 15 लाख सब स्टेट से, एक दो स्टेट से लाने के तैयार है, 15-20-25 लाख तैयार है। ये इसको मैं जरा सा थोड़ा तो पहले आपको बता रहा हूँ क्या करने का है। तो ये सोचा था पूरे देश भर में, जैसे भाई साहब भी कहते हैं, वैसे सब जगह से लोग दिल्ली पहुंचे, गुड़गांव या कहीं मिले, फिर सब साथ में जाके पार्लियामेंट के सामने बैठे और सबका अरेंज हो जाएगा, तो सब अरेंज होने को तैयार है। तो इस प्रकार का प्लान तो उस किस समय करना चाहिए इसके ऊपर बात आज करना चाहिए। बहुत
जब मुझे लग रहा है कि जो मेरे अरविंद केजरीवाल बाकी कोर कमेटी में ये बात मैंने छेड़ी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर में भी लोग ये कह रहे थे कि जब डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में तो आप लोग क्यों ये बात हो रही थी, तो बोलते हैं एक मौका दिया जाए कि आप अच्छा श्रम लोकपाल में लाते हो कि नहीं लाते हैं तो पार्लियामेंट के लास्ट डे के ऊपर घेराव करना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लास्ट डे पे घेराव किया तो क्या कौन सी अमेंडमेंट ले आएगी? मुझे लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि ये सेशन को जाने दें। नहीं ये सेशन को जाने दें और 7 जून को जो नेक्स्ट सेशन हो, फर्स्ट डे पे हम लोग सारे बैठ जाए, घेराव करें, जब तक हम लोग चाहते हैं बैठ वगैरह वगैरह वहीं पे बैठे रहे, रोज ग्रुप बाई ग्रुप अरेंज होते जाओ जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाते हो। ये ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल। राष्ट्रगान गाएंगे। यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हमको ये बोल देते हैं, ये हॉल को हमको 7:45-8 बजे तक खाली करना होता है, इसलिए तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से खाली करके बाहर खड़े रह के बात कर सकते हैं। तो राष्ट्रगान शुरू किया जाए। तव शुभ नाम